चलिए, तो देखिए हम लोग भीमा संघ पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भीमा संघ एक ऐसी पंचायत है जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, कर्नाटक के होलगुड्डी गांव में, ठीक है, कर्नाटक का जो होलगुड्डी गांव था उससे गांव के लोग धीरे धीरे जा रहे थे। क्यों? पानी की कमी से। पानी वहां था नहीं, जैसे कि कर्नाटक के होलगुड्डी गांव में पानी नहीं था, तो वहां से लोग जा रहे थे। जब जा रहे थे तो कुछ बच्चे उनसे पूछे, जो बच्चे पढ़े लिखे थे वो पूछे कि आप लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो वो बताए कि पहले यहाँ पर बहुत पानी था लेकिन अब पानी नहीं है, तो पानी के अभाव में हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो पूछे पहले कैसे पानी था, तो बोले कि दूर पहाड़ी पर एक जगह पानी इकट्ठा किया जाता था, गड्ढा था, बड़ा सा गड्ढा था पहाड़ी के ऊपर, वहीं पर बारिश का पानी जमा होता था और बारिश जब खत्म हो जाती थी तो उसी पानी को हम लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। वो गड्ढा अब सूख गया है, उसमें कूड़ा कचरा भर गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से इस गांव में पानी की दिक्कत है। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने मिलकर, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उस गड्ढे को साफ कराया। साफ कराने के बाद फिर बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होने लगा और पानी की कमी नहीं होने लगी। वो गांव के लोग वहां रहने लगे, मतलब छोड़कर जाने नहीं लगे। तो बच्चों का महत्व गांव वालों को समझ में आया, इस वजह से उन्होंने जो पंचायत बनाई, एक भीमा संघ नाम की पंचायत बनाई। उस पंचायत में बच्चों को शामिल किया जाता था, क्योंकि बच्चे एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बच्चों की वजह से ही तो पानी फिर से वापस आया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अल बरूनी के नाम के बारे में। अल बरूनी जो है एक विदेशी यात्री है। कौन सा है? विदेशी यात्री, जो दूसरे देश से घूमने आया था भारत। कहाँ आया था? दूसरे देश से, ठीक है। उस देश का नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान। बहुत पूछता है कि अल बरूनी जो है किस देश से आया था। अल बरूनी जो है किस देश से आया था, तो क्या कहेंगे? उज़्बेकिस्तान, ठीक है। ये उज़्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है? ये भारत के ऊपर, देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये देखिए, ये भारत के बगल में ये क्या है, यहाँ पर ये पाकिस्तान अपना है, ठीक है। ये पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है। ये तजाकिस्तान है, इसी से सटा हुआ क्या है? उज़्बेकिस्तान, ठीक है। हाँ, तो उज़्बेकिस्तान जो है वो जैसे पाकिस्तान से सटा कौन है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान से सटा, जैसे ये भारत का मैप हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से सटा क्या है? अफगानिस्तान। इधर है तजाकिस्तान और यहीं पर है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के पड़ोसी देश है, ठीक है। तो वहीं से आया था ये जो है अल बरूनी। किस लिए आया था? भारत घूमने आया था, ठीक है। तो जब कोई विदेशी यात्री भारत आता था तो भारत के जो राजे महाराजे रहते थे, ठीक है, जो भारत के लोग रहते थे, जो भारत का शासन करता था, ठीक है, तो जो भारत के लोग रहते थे वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, समझ रहे हैं, बहुत खातिरदारी करते थे। अब वो लोग अपनी किताबों में लिखते थे, कुछ चीजें इकट्ठा करते थे और अपने देश जाते थे। जो चीजें भारत की अच्छी लगती थी वो वहाँ के लोगों को बताते थे कि भारत में इस तरह की चीजें अच्छी हैं। अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता था तो वो लोग कहते थे कि भारत के लोग बहुत गंदे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उज़्बेकिस्तान से अल बरूनी भारत आया तो उन्होंने देखा कि भारत वालों के पास, वो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उज़्बेकिस्तान में तालाब नहीं थे, तालाबों की उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी जैसे भारत में थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बड़े बड़े तालाब हैं, ठीक है,
उन तालाबों में पानी है, उन पानियों का इस्तेमाल लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये यहाँ जो बारिश में पानी होती है, उस पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और उस पानी को इकट्ठा करके लोग अपने दैनिक कार्य, पशुओं को नहलाना, पीने का काम, नहाने धोने का काम और भी काम करते हैं। अपना जो दिनचर्या का काम है वो उसी पानी से करते हैं जो पानी बारिश का होता है। ठीक है। तो वो देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े मेले भी लगते थे, बड़ी बड़ी भीड़ भी इकट्ठा होती थी, लेकिन फिर भी पानी लेने में किसी को दिक्कत नहीं होती थी। वो तालाब जो बनाए गए थे इस तरह से पत्थरों को लोहे की जंजीरों, पत्थरों पर रख के, ठीक है, लोहे की सरियां थी, जंजीर थी, सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पर उतरने के लिए जंजीरें थी, जाने का अलग रास्ता था, वापस आने का अलग रास्ता था, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं होती थी। वो तालाबों को यहाँ पर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये पानी इकट्ठा करने का ये तो नया चीज हमको मिल गया। तो उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा और उसके बारे में लिखा। इस वजह से चूंकि हम लोग पर क्या पढ़ रहे हैं, जल, तो कहीं ना कहीं अलबरूनी जल से जुड़ा है। जल से जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। अलबरूनी ने भारत के जल के बारे में, यानी भारत के तालाबों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो देखिए प्रश्न आता है कि अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। ठीक है। और उन्होंने तालाबों के बारे में क्या लिखा है कि ये जो तालाब हैं बड़े बड़े पत्थर और लोहे की कुंडों और सरियों से जोड़कर बनाए गए हैं। जो तालाब हैं वो तालाब के चबूतरे जो हैं, चबूतरे जानते हैं, चौड़ा चौड़ा रहता है ना चबूतरा, तालाब के चबूतरे जो है बड़े बड़े पत्थर, लोहे की कुंडे और सरियों को जोड़कर बनाए गए हैं। उनमें चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, यानी चढ़ने के लिए अलग रास्ता, उतरने के लिए अलग रास्ता। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि भीड़ इकट्ठा ना हो। भीड़ इकट्ठा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भी जाएं, लेकिन कहीं पर भीड़ जमा न हो। ठीक है। तो भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में अलबरूनी का 1000वां जन्मदिन, कौन सा? 1000वां, यानी अलबरूनी के जाने के 1000 साल बाद जब जन्म हुआ अलबरूनी का, तो 1000वें जन्मदिन पर एक डाक टिकट जारी किया। किसने? भारत सरकार ने। कब? 1973 में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अलबरूनी के कौन से जन्मदिन पर डाक टिकट जारी किया गया? 1000वें जन्म दिवस पर क्या जारी किया गया? भारत सरकार ने क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। किस सन में जारी किया? 1973 में जारी किया। ठीक है। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। उसने क्या देखा? आकर के क्या देखा? भारत के तालाबों की व्यवस्था को देखा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हम जो है अलबरूनी के बारे में कैसे जाने, या जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। जैसे जो पुरानी घटनाएं घट गई हैं, अब इस समय तो है नहीं, रामायण में क्या घटना घटी, महाभारत में क्या घटना घटी, अलबरूनी के बारे में कैसे जाने हम लोग। ठीक है। तो वो सब चीजें अपने इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं? किताबों से जानते हैं। ठीक है। इमारतों से जानते हैं, दस्तावेजों से जानते हैं, और चित्रों के माध्यम, जैसे देखे होंगे पत्थर उत्थर पर कुछ चित्र बने रहते हैं, उनसे भी पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, पता चलता है ना। तो किताबों के बारे में, इमारतों के बारे में, दस्तावेजों के बारे में, चित्रों के बारे में, और सिक्के भी मिलते हैं। सिक्के देखे हैं यहाँ पे? पुराने सिक्के जो हैं, तो वहां पर पुराने सिक्कों को देखकर वहां के लोगों के रहन सहन, क्या सिक्के जारी करते थे, सोने के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, पीतल के सिक्के थे, लोहे के सिक्के थे। ठीक है। तो हम आपको अलबरूनी का चित्र दिखा दें, पहले के सिक्के दिखा दें, अब पहले के कुछ जो पत्र हैं, जो किताबें थी, उनके पन्ने जो है ताम्र पत्र पर, ये जो ताड़ के पत्ते होते थे उस पर लिखे जाते थे। ठीक है। कहीं ना कहीं लिखेंगे ना, तब ना सुरक्षित रहेगा। तो वो दिखा दें।
देखिए ये चित्र है अल बरूनी का। ये किसका चित्र है? अल बरूनी। ये किताब लिखते हुए इसका चित्र है, ठीक है। तो अल बरूनी को देखेंगे तो पहचान जाएंगे। चलिए अब देखिए ये अल बरूनी का चित्र है। ये देखिए सिक्का है, ठीक है। और ये देखिए ताम्रपत्र है। ये तो ताड़ के पत्तों से बना किताबें के पन्ने हैं, ठीक है। दस्तावेज जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सिक्के और दस्तावेज है। ये अल बरूनी का चित्र है। पहचान लेंगे ना अल बरूनी को? चलिए चलिए तो देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि पानी के स्रोत क्या क्या है। तो पानी के स्रोत हमने पढ़े हैं बहुत, लेकिन थोड़ा सा ये सोच कर देखिए कि पुराने जमाने में लोग पानी कैसे पीते थे। पानी के बहुत से स्रोत हैं, राहत है, कुआं है, हैंडपाइप है, बहुत से हैं। लेकिन पुराने जमाने में न तो हैंडपाइप था, ठीक है, न तो ये नए नए जो पानी के साधन हैं वो सब थे, ठीक है। तो उस समय में लोग पानी कैसे पीते थे? तो सभी लोग देखे होंगे टीवी में, मोबाइल में। अब तो हर चीजें मोबाइल में देख लीजिए, पता चल जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक होता है प्याऊ। प्याऊ तो आज भी है जगह जगह। रोड के किनारे गर्मी में जब बहुत धूप होती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो जगह जगह लाल कपड़ा लपेट कर उसमें पानी, घड़े में पानी भर के, ठीक है, उसमें रखा जाता है। देखे हैं लोग जाते हैं, वो सब उसका पानी कोई भी पी सकता है। वो जैसे जैसे एज ए मुसाफिरों के लिए रहता है। जो मुसाफिर दूर से आ रहे हैं वो पानी कहाँ पिएंगे, उन सब के लिए रहता है, ठीक है। तो ये प्याऊ भी एक तरह से पुराने जमाने में जगह जगह जो राजे महाराजे रहते थे, वो जगह जगह मुसाफिरों के लिए, यात्रियों के लिए क्या लगाते थे? प्याऊ लगाते थे, जिससे वो पानी पीते थे, ठीक है। आज भी ये प्याऊ वाला सिस्टम तो आज भी है, ठीक है। देखते हैं ये जब कांवरिया यात्रा निकलती है तो जगह जगह आपको प्याऊ देखने को मिलेगा। सब फ्री में पानी पिलाते हैं, बड़े बड़े घड़ों में पानी भर के पिलाते हैं, ठीक है। तो प्याऊ के बारे में आप लोग जानते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चश्मा, अब बहुत से लोग सोच रहे हो कि चश्मा का मतलब जो चश्मा हम पहने हैं वही चश्मा है। चश्मा वो वाला चश्मा नहीं है, ऐनक वाला चश्मा नहीं है। ये चश्मा जो है ये पानी का एक स्रोत है। कैसा पानी है? पहाड़ी एरिया में, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया, जैसे पहाड़ी देखते होंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से पहाड़ियां रहती हैं। तो ये मान लीजिए पहाड़ी हो गया, जहां पहाड़ी एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब है ना एरिया। जितने पहाड़ी वाले एरिया हैं, उन पहाड़ी वाले एरिया में जब बारिश होता है तो बारिश में पानी एक जगह पहाड़ों के बीच कहीं ना कहीं इकट्ठा, जहां पानी को जगह मिलता है वहां पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। होता है कि नहीं? पहाड़ियों के बीच जो गैप रहता है, जो गड्ढा रहेगा, वहां पर पानी क्या होगा? इकट्ठा होगा, ठीक है। तो पहाड़ियों के बीच जो पानी इकट्ठा हुआ है, तो पानी तो देखिए इकट्ठा तो होने को हो गया, लेकिन पानी कहीं रुकता नहीं। वो इकट्ठा हुआ तो वो अपने निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, निकाल लेता है कि नहीं। तो मान लीजिए पत्थर में जमा पानी, मान लीजिए यहाँ से निकल गया, कहीं ना कहीं से रास्ता बना के वो निकल लेगा। पहाड़ी के बीच से कहीं ना कहीं से ये पानी निकलने लगेगा। तो पहाड़ी के लोग इसी को कहते हैं चश्मा। क्या कहते हैं? चश्मा, ठीक है। यानी पहाड़ों में जमा पानी, पहाड़ी पर जमा पानी जो है वो एक जगह कहीं से निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चश्मा। तो अब से याद रखिएगा कि चश्मा मतलब पहाड़ियों के बीच जमा पानी अपने निकलने का रास्ता निकाल लेता है, तो उसी को पहाड़ी लोग क्या कहते हैं? चश्मा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग चुआड़ कहते हैं ना, पानी जहाँ इकट्ठा है चुआड़ कहते हैं ना, चुआड़ का पानी कहते हैं ना। तो उसी तरह से ये पहाड़ी एरिया में पानी जो इकट्ठा होता है पत्थरों के बीच, वहां से कहीं से निकलता है, उसी को लोग कहते हैं चश्मा।
मशक, मशक का चित्र अभी हम दिखा देंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। मशक के पहले बावड़ी दिखा दें। कुआं, कुआं जान रहे हैं, कुआं से सभी लोग परिचित होंगे। जगह जगह जमीन को खोद कर कुएं बनाए जाते थे, पानी निकला उसमें इकट्ठा होता था, उसी पानी को लोग एक रस्सी से डाल करके या किसी तरह से, सीढ़ी भी रहता था, पानी पीते थे ना। तो ये तो हो गया कुआं, सभी लोग जानते हैं। बावड़िया, ये बावड़िया भी बहुत, ये चश्मा और बावड़िया ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बावड़िया क्या है, इसका भी चित्र अभी हम दिखा देंगे। ये भी एक तालाब होता था। क्या होता था? तालाब, तालाब की तरह होता था। उसमें सीढ़ियां लगी होती थी, ठीक है। उन सीढ़ियों से उतर कर आदमी जाता था, पानी भर के लेकर चला आता था। तो वही जो बावड़ियां हैं वो सीढ़ीदार तालाब हैं। ये बावड़ियों को हम लोग सीढ़ी नुमा तालाब का ही रूप है, ठीक है। बावड़ियों में क्या है, सीढ़ियां लगी होती थी, बारिश का पानी इकट्ठा होता था, उसमें बारिश का पानी आता था और वो आदमी जो है सीढ़ी से उतर कर जाते थे, पानी भर के लेकर चले आते थे, उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इन दोनों का चित्र हम दिखा देंगे, बावड़िया और मशक का एक साथ दिखा देंगे, ठीक है। तो बावड़िया को बात समझ में आई। सीढ़ीदार तालाब, ठीक है, सीढ़ीदार तालाब है, उससे नीचे उतर के पानी लाते थे, ठीक है। और ये मशक, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि एक आदमी है जो रेगिस्तान में जाते हैं ऊंट पर, एक चमड़े का थैला लिए रहते हैं, उसमें पानी भरे रहते हैं, उसी को पीते हैं और कोई दूसरा यात्री जो मर रहा है या जिसको पानी की ज़रूरत है, जो बेहाल है, उसको भी पानी पिलाते थे। चमड़े का रहता था, ये चमड़े का इसी तरह से थैला रहता था। टीवी उवी में देखे होंगे कभी, ऊंट ऊंट से हीरो जाता होगा या गद्दार जाते होंगे जो रेगिस्तान में, तो वो अपने पानी पीने के लिए एक इसी तरह से का थैला लिए रहते हैं, ठीक है। वो थैला चमड़े का रहता है, चमड़े का इसलिए रहता है कि पानी सूखे नहीं, ठीक है। उस समय क्या था, चमड़ा ही था, उस समय प्लास्टिक तो रहा नहीं होगा, ठीक है। उस समय इतना टेक्नोलॉजी तो विकसित नहीं था, तो जानवरों की खाल से चमड़ा बनता था, उसी चमड़े को लोग पानी भर के ले जाते थे, ठीक है। चित्र दिखाएं, बावड़ी का दिखा दें और मशक का दिखा देना। चित्र है, ये तो कुआं का है, ये कुआं का चित्र देख ही रहे हैं सब लोग, कुआं इसी तरह से बनते थे। अब ये देखिए, ये है मशक, ठीक है, ये आदमी लिया है ना, ये चमड़ा का, यही है मशक, ठीक है। और ये देखिए आपकी है बावड़ी, ये बावड़ी देख रहे हैं, ये बावड़ी देखिए, सीढ़ी बने हैं, इसी सीढ़ी से ये क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं, पानी है ना, इसी का पानी पीते हैं। तो ये बावड़ी हो गया और ये मशक हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे तरुण भारत संघ नामक संस्था के बारे में, ठीक है। ये संस्था क्या है, ये संस्था तरुण भारत संघ नामक संस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो संस्था है क्या कराती है, इस संस्था का जल से कैसे जुड़ाव है। चूंकि हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं, तो जल से यह संस्था कैसे जुड़ी है। तो यह संस्था क्या करती है कि अगर किसी गांव में या किसी स्थान पर, किसी गांव में अगर तालाब सूख गए हैं, ठीक है, तो उसको पुनर्निर्मित करती है, यानी उसका जो अच्छे से बनाती है, ठीक है। अगर तालाब किसी गांव में नहीं है तो उसको खुदवा कर नया तालाब बनाती है। किसी गांव में पानी की समस्या है तो वह समस्या को दूर करती है और वहां पर पानी की समस्या को दूर करती है, जिससे लोगों का उस गांव में ठहराव हो। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो लोग उस गांव से क्या करने लगते हैं, जाने लगते हैं। पानी नहीं है तो कैसे जिएंगे, आदमी को पानी नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलेगा, वो जो पशु जिलाएंगे उनको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे लोग रहेंगे। तो ये जो तरुण भारत संघ नामक संस्था है, वह संस्था जल की समस्या को दूर करती है। वह भारत के
किसी भी गांव या शहर में कहीं भी पानी की दिक्कत होती है तो वहां पर यह संस्था जो है नए तालाब बनवाती है, पुराने तालाबों का पुनरुत्थान कराती है, ठीक है, मरम्मत कराती है। तो जो भी काम करेगी वह लेकिन पानी की समस्या को उस गांव से क्या करेगी, दूर करेगी। तो एक दड़की माई का नाम आता है। ये दड़की माई कौन है, ठीक है, दड़की माई, ठीक है। ये जो दड़की माई है इनका क्या नाम है, ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की, राजस्थान के अलवर जिले की ये दड़की माई रहने वाली हैं। हुआ क्या कि इनके गांव में भी पानी की समस्या हुई, इनके गांव से भी लोग पलायित होकर जाने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि तरुण भारत संघ संस्था से मदद ली। इन्होंने क्या किया, तरुण भारत संघ संस्था से मदद ली और अपने गांव में पानी की समस्या को दूर किया। जो पुराने तालाब थे उनकी मरम्मत करा के उनमें पानी की व्यवस्था करवाई, नए तालाब खुदवाए। तरुण भारत संघ की मदद से दड़की माई ने अपने गांव में पानी की समस्या को दूर किया। तो जब इनके गांव में पानी की समस्या दूर हो गई तो लोग क्या करें, रहने लगे, खेती करने लगे, उत्पादन बढ़ा, उनकी आय बढ़ी, पशुओं को खाने का मिला, दूध पशुओं से क्या मिला, दूध मिला, दूध से व्यापार करने लगे, मतलब लोग उस गांव में रहने लगे। तो दड़की माई का जिक्र क्यों आता है, बात समझ में आई। दड़की माई ने ही तरुण भारत संघ संस्था से मदद लेकर अपने गांव में पानी की समस्या को क्या किया, दूर किया। ये जो तरुण भारत संघ नाम की संस्था है, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है, इनको जल पुरुष कहते हैं। ये पहले नौकरी करते थे, ये राजस्थान के शिक्षा विभाग में क्या करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन इनको ये लगा कि आपकी नौकरी से ज्यादा जरूरी है उस गांव के उन लोगों की मदद करना जो पानी से मर रहे हैं, जिनके यहाँ पानी नहीं है उनकी मदद करना इन्होंने ज्यादा बेटर समझा। मतलब सेवा भाव इनके अंदर बहुत था। तो इन्होंने क्या किया कि एक तरुण भारत संघ नाम की संस्था बनाई। उस संस्था, अपनी नौकरी छोड़ दिए, ये नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे शिक्षा विभाग में, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर तरुण भारत संघ नाम की संस्था बनाई। और वह संस्था क्या करती है, आज भी जिस गांव में पानी नहीं है वो पानी की समस्या को क्या करती है, दूर करती है। तो याद रखिएगा कि जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से इनको जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह, ठीक है। तरुण भारत संघ संस्था का निर्माण किसने कराया था, राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये दड़की माई का नाम और तरुण भारत संघ संस्था के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि दड़की माई कौन है, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले की दड़की माई तरुण भारत संघ नामक संस्था से कैसे जुड़ी है, तरुण भारत संस्था के बारे में, ठीक है। तो अब अगर आपसे जल पुरुष यानी वाटरमैन के बारे में पूछा जाएगा तो बता देंगे, दड़की माई के बारे में पूछा जाएगा तो बता देंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तरुण भारत संघ नाम की संस्था क्या करती है तो बता देंगे। चलिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में, घनत्व के बारे में जिक्र किया है कि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी के घनत्व से अगर ज्यादा घनत्व वाली वस्तु पानी में डाली जाएगी तो वह डूब जाएगी, ठीक है। ध्यान देखिएगा, अगर पानी घनत्व पानी का ज्यादा है, ठीक है, और वस्तु का कम है, वस्तु का क्या है, कम है, तो पानी में वस्तु क्या है, तैरेगी। अगर
इसको ऐसे कर दें, वस्तु का घनत्व तो ज़्यादा है, पानी का घनत्व तो कम है, तो वस्तु क्या करेगी? डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व तो कम है और पानी का घनत्व तो ज़्यादा है, तो क्या होगा? वस्तु तैरेगी। ठीक है? तो यही मेन है कि अगर जो पानी में जो भी वस्तु हम डाल रहे हैं, अगर उसका घनत्व कम है तो वह पानी पर क्या करेगी? तैरेगी। अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो वह क्या करेगी? पानी में डूब जाएगी। तो जितनी भी वस्तुएं पानी में तैरती हैं उन सबका घनत्व पानी से कम होता है। जितनी भी वस्तुएं तैरती हैं उसका घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। तेल पानी पर तैरता है कि नहीं? तैरता है। उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसका? तेल का। मिट्टी का तेल है, पानी पर तैरता है कि नहीं? तैरता है। तो मिट्टी के तेल का घनत्व पानी पर से क्या है? कम है। ठीक है? अब देखिए, अब हम नींबू का जिक्र करें। अगर मान लीजिए हम कोई पत्थर या कील डाल देते हैं, कील पानी में कोई पत्थर डाल देंगे तो वह पानी में डूब जाएगी कि तैरेगी? डूब जाएगी। तो पत्थर का घनत्व तो ज्यादा है कि पानी का घनत्व? पत्थर का घनत्व। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह नीचे चला आएगा। ठीक है? तो पत्थर पानी में डूब जाता है, इसका मतलब पत्थर का घनत्व ज्यादा है और पानी का घनत्व कम है। ठीक है? चलिए, अब देखिए नींबू को अगर हम सादे पानी मतलब साधारण पानी, सादे पानी मतलब साधारण पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। आप लोग अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं ये सब। ठीक है? इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है? पानी लीजिए, पानी में नींबू डाल देंगे, देखेंगे नींबू कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब उस पानी में नमकीन पानी मतलब नमक मिला देंगे। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। उस पानी में नमक घोल देंगे। अब थोड़ा सा नमक मत घोलिएगा, थोड़ा ज्यादा नमक घोलेंगे। उतना नमक घोलना पड़ेगा जिससे कि वो नमकीन पानी का घनत्व नींबू से क्या हो? ज्यादा हो। नींबू का ज्यादा है तो डूब जा रहा है। अगर नींबू का कम पड़ जाएगा तो वह तैरने नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर ये नींबू हमने, ये है नींबू, ठीक है? ये है पानी, साधारण पानी है। तो नींबू क्या हुआ? डूब गया। लेकिन अगर नींबू को हम नमकीन पानी में डाल दे रहे हैं, कैसा पानी? नमक मिला जल, ऐसा जल जिसमें क्या हो? नमक मिला हो। और नमक इतना मिला गया, ये नहीं कि थोड़ा सा नमक घोल के घरे जाके देखिए तो फिर डूब जाएगा। तो उतना नमक घोलेंगे जिससे कि वह नींबू का घनत्व कम पड़ जाए और पानी का घनत्व ज्यादा पड़ जाए। तो जब नमकीन पानी में नींबू को डाल देंगे तो वह नींबू क्या करेगा? तैरने लगेगा। तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो जादू जब समझेगा। इसको नहीं समझ में आएगा कि देखिए एक गिलास में साधारण पानी डाल दिए, नींबू डूब गया। दूसरे गिलास में नमक घोल के पहले से रखे हैं, उसमें डाल दिए, तैरने लगेगा। जादू नहीं लगेगा? लगेगा ना कि दोनों पानी है, एक में तैर रहा है, एक में डूब रहा है। ठीक है? इसी तरह से मृत सागर में हम लोग देखते हैं। मृत सागर के बारे में जान रहे हैं ना? मृत सागर के बारे में हम लोग चर्चा भी किए हैं। ठीक है? इजराइल में पाया जाता है मृत सागर। उसके 1000 ग्राम पानी में 300 ग्राम क्या होता है? नमक होता है। उसमें उसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि हमारे शरीर के घनत्व से भी क्या है? ज्यादा है। तो हम लोग उसमें डालते हैं तो डूबते नहीं, क्या तैरने लगते हैं। ये तो चर्चा किए हैं हम लोग। तो ये देखिए,
अगर नमकीन पानी में नींबू डालेंगे तो वो तैरेगा, और साधारण पानी में नींबू क्या करेगा, डूब जाएगा। चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, जिसका घनत्व ज्यादा वो क्या करेगा, वस्तु का घनत्व ज्यादा तो कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, वस्तु तैरेगी, अरे सॉरी डूब जाएगी। अब पानी का घनत्व ज्यादा है तो कौन आएगा नीचे, पानी। जिसका घनत्व ज्यादा, घनत्व अधिक, वह कहाँ आएगा, नीचे। तो अगर वस्तु का घनत्व नीचे अधिक, अगर वस्तु है तो वस्तु का घनत्व अधिक है तो वस्तु कहाँ आएगी, नीचे, यानी क्या करेगी, डूब जाएगी। अगर पानी का घनत्व अधिक है तो कौन नीचे आएगा, पानी की वस्तु। तो जब पानी नीचे आया तो वस्तु कहाँ चला गया, ऊपर, तो क्या हो गया, तैरेगी। तो डूबना तैरना समझ में आया। कोई चीज डूब रही है तो उसका घनत्व क्या है, ज्यादा। कोई चीज तैर रही है तो उसका घनत्व क्या है, कम, ठीक है। चाहे पानी में तैरेगी तो पानी से कम, ठीक, समझ गए। चलिए।